हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसा मैंने बताया कि एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको 6000 जो एमसीक्यू हैं और ये 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियो मिल जाए, ताकि आपके पास पर्याप्त समय रहे कि आप इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा मैंने रिसर्च पढ़ाया हुआ था। ठीक है, इस क्लास में मैं स्टैटिक्स का जो पॉइंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और थोड़ा रिसर्च का जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आपका अराइज होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो, तो सबसे पहले बताया गया है डिफरेंट स्टेप्स इन क्लिनिकल ट्रायल। तो इससे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो स्टेप है क्लिनिकल ट्रायल्स के, वो अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट फेज का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो रिसर्च टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल ड्रग आर ट्रीटमेंट इन ए स्मॉल ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फेज में जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें अपन कम अमाउंट के जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो अपन लेते हैं। इसमें लगभग अपन बात करें तो 20 से 80 लोग जो है एनिमल या जो पीपल हैं, ठीक है, वो अपन ले सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है फर्स्ट फेज का, तो यहाँ पे बोला गया है टू एवेलुएट इट्स सेफ्टी एंड आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इसका पर्पस यही होता है कि अपने को जो सेफ्टी है ड्रग की वो कितनी है उसको अपने को देखना है, आइडेंटिफाई करना है इसके साइड इफेक्ट को। तो ये जो है फर्स्ट जो स्टेज होता है, ठीक है, फर्स्ट फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल का, तो उसमें अपन ये चीज़ करते हैं। फिर सेकंड जो फेज होता है उसमें बोला गया है द एक्सपेरिमेंटल ड्रग आर ट्रीटमेंट इज ए एडमिनिस्ट्रेट ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो क्या होता है सेकंड फेज में क्लिनिकल ट्रायल के, उसमें अपन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में ये जो है जो सैंपल है, ठीक है, ड्रग का, वो अपन देते हैं, ये ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। इसमें लगभग पीपल या जो आपके एनिमल जो है उनकी संख्या 100 से 300 हो सकती है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, तो टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस एंड फ्यूचर एवेलुएट इट्स सेफ्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप के विषय, थर्ड फेज के विषय में। तो थर्ड फेज में यहाँ पे बोला गया है द एक्सपेरिमेंटल ड्रग आर ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेट टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें अपन क्या है, कंपेयर देन सेकेंड ग्रुप के अपन लार्ज ग्रुप जो है ये यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 300 से लेकर के 3000 जो पीपल या एनिमल है वो अपन लेते हैं। फेज थर्ड का मेनली पर्पस क्या होता है, तो कंफर्म इट्स इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटर साइड इफेक्ट एंड कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फेज जो थर्ड है उसका मेनली पर्पस होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन लास्ट जो फेज होता है फोर्थ फेज, इसमें आपका क्या रहता है, तो यहाँ पे आपका आफ्टर ए ड्रग इज लाइसेंस्ड अप्रूव्ड बाय FDA एंड ट्रीटमेंट इज लॉन्च्ड, रिसर्चर ट्रैक its safety, seeking more information about a drug and treatment risk, benefits and optimal use। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या है, इसका मेनली स्पेसिफिसिटी बताया गया है। बात करें इसमें, तो इसमें आपका ये चीज़ बताया गया है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अपन यहाँ पे लेते हैं। तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे लेंगे। बोला गया है दिस लार्ज टर्म स्टडी आर डिजाइन This large term study are designed to reveal if any unexpected side effect occur in a small percentage of individual। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसका पर्पस यहाँ पे होगा क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका एंटीसेंस अप्रोच। तो एंटीसेंस अप्रोच में बोला गया है इन मोलिकुलर बायोलॉजी द स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ए according to sequence a nucleic acid. This compare with traditional drug discovery approach which can take year to procedure such a lead component। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, टेस्टिंग कंपोनेंट, रिसर्च ऑपनेट इन प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल विथ एविडेंस। ठीक है, फिर बोला गया है न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA, मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन MAA, ड्रग कंट्रोल इंडिया आफ्टर अप्रूव मार्केटिंग
कमर्शियलाइजेशन, सबमिटेड मार्केटिंग ऑथराइजेशन, एप्लीकेशन इन एवरी कंट्री। ठीक है, तो ये आपका आगे का प्रोसेस होता है। फिर क्लिनिकल रिसर्च के विषय में बात करते हैं तो इज ए ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर साइंस दैट डिटरमाइन द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ मेडिकेशन, डिलीवर्स डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट रेगिमेन इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूजेस। ठीक है, फिर इसके बाद में रिसर्च स्टडी के विषय में बात करते हैं तो दो प्रकार से यहाँ पे प्रमुख रूप से होते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में बोला गया है इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरवेशन या एक्सपोजर, जबकि एक्सपेरिमेंटल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहता है आपका इंटरवेशन एंड एक्सपोजर। तो जो आपका ऑब्जर्वेशनल स्टडी है वो उसके दो यहाँ पे बताया गया है, एनालिटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एनालिटिक जो स्टडी होता है उसमें आपका यहाँ पे बताया गया है कि इसमें अपन क्या करते हैं, कंपेरिजन ग्रुप आल्सो स्टडीज। ठीक है, इसके अंतर्गत एनालिटिक के अंतर्गत, जबकि डिस्क्रिप्टिव में नो कंपेरिजन ग्रुप। इसके बाद में आपके एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत रेंडमाइज्ड स्टडी होते हैं, जो यहाँ पे बताया गया पार्टिसिपेंट रेंडमली अलॉटेड टू स्टडी ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। इसके अलावा नॉन रेंडमाइज्ड स्टडी होते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके अंदर एनालिटिक जो स्टडी होता है उसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो कोहार्ट स्टडी हो गया, केस कंट्रोल स्टडी हो गया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गया। ठीक है, ये सब आपका आता है, कंट्रोल ग्रुप इन द स्टडी। फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंतर्गत ऑल्सो कॉल्ड इसको और क्या कहते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड इपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी को इपिडेमियोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं। स्टडी डिज़ाइन आर obtain retrospective and are used to assess potential consumption in exposure causation in exposure, outcome relationship and therefore influence preventive method। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी में बताया गया। फिर इंटरवेशनल स्टडी में बताया गया, इंटरवेशनल स्टडी आर obtained prospective and are specifically tolerated to evaluate direct impact of treatment or preventive measures on disease। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटरवेशनल स्टडी के अंतर्गत ध्यान रखना है। फिर एनालिटिक स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ऑल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एनालिटिक स्टडी आर डन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट if an outcome is related to exposure। फोर मेन टाइप ऑफ एनालिटिक स्टडी, जैसे कि आपका कौन से हैं, तो पहला है आपका इकोलॉजिकल स्टडी है, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, फिर कोहार्ट स्टडी है और केस कंट्रोल स्टडी है। तो ये आपका क्या है, एनालिटिकल स्टडी के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन के अंतर्गत बताया गया है ए रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्विंग ए फिक्स्ड sample of population elements that is measured respectively on the same variable। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, तो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन क्या होता है, तो रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्विंग द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट एनी ओनली वंस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कहलाएगा। फिर इसके अंदर प्रोस्पेक्टिव स्टडी के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंतर्गत बताया गया है ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी वॉच द आउटकम सच एज द डेवलपमेंट ऑफ ए डिज़ाइन ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड related this to other factors such as suspected risk or potential factor। Prospective study usually have a few potential sources of bias and co-founding that than retrospective study। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंतर्गत बताया गया है। फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के विषय में बात करते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंतर्गत बताया गया है इट्स लुक बैकवर्ड एंड एग्जामिन एक्सपोजर टू सस्पेक्टेड रिस्क और प्रोटेक्शन फैक्टर इन रिलेशन टू एन आउटकम दैट इज स्टेबलाइज एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंतर्गत बताया है। फिर बात करते हैं कोहार्ट स्टडी। तो कोहार्ट स्टडी में बताया गया इज अ टाइप ऑफ एनालिटिक स्टडी विच इज अंडर
taken to obtain additional evidence to refer or support existence of a association between suspected causes and disease. Cohort study is also called as longitudinal study, incidence study and फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी फीचर। ठीक है, तो ये क्या है, कोहॉर्ट स्टडी में बताया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो ये स्टडी इन विच पीपल आर एलोकेटेड इट रैंडमली बाय चांस अलोंग टू रिसीव वन ऑफ द सेवरल क्लिनिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो वो क्या है आपका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहलाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन में बताया गया है, फैक्टोरियल डिज़ाइन आर द बेसिस फॉर अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बेस्ड बिसाइड्स ब्लॉकिंग एग्जामिन एग्जामिन सेवरल फैक्टर्स स्टिमुलेशनरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन कहलाएगा। फिर एरर के बारे में बात कर लेते हो। तो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंट बिटवीन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट एंड द रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। फिर बीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएस में बताया गया है कि एरर इन डिज़ाइन और एक्सक्लेशन ऑफ ए स्टडी विच प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर कंसिस्टेंटली डिस्टॉर्टेड इन वन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ नॉन रैंडम फैक्टर। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका बायस कहलाता है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की इन 1964 द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन स्टेबलाइज रिकमेंडेशन गाइडलाइन guiding medical doctor in biomedical research involving human subject. These guidelines influenced national legislation, but there was no set standard between nation. ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेलेंस्की डिक्लेरेशन के विषय में थोड़ा ध्यान रखना है। फिर क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, तो क्लिनिकल ट्रायल आर ए सेट ऑफ सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन इन मेडिकेशन रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट दैट जनरेटेड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ डाटा फॉर हेल्थ इंटरवेंशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल है। फिर फेज ऑफ क्लिनिकल स्टडी। तो यहाँ पे आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल है। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल एवोल्यूशन फेज होते हैं जिसमें एनिमल स्टडी होता है, एक आपका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो है वो आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री क्लिनिकल एवोल्यूशन फेज, जिसे अपन एनिमल स्टडी यहाँ पे बताया गया है। इसमें बताया है फार्माकोडायनेमिक पीडी स्टडी इन वाइवा इन एनिमल इन विट्रो प्रिपरेशन इसके अलावा बताया गया ऑब्जर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन स्टडी। ठीक है, तो इसमें क्या, इस प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत अपन ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन स्टडी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा टॉक्सिसिटी प्रोफाइल, ठीक है, थेरापेटिक इंडेक्स, इनके बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्या है, प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं IND यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिलिंग। तो बोला गया है, वन प्री क्लिनिकल स्टडी हैव इंडिकेटेड द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए ड्रग एंड IND एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड विथ ए रेगुलेशन अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है IND के अंतर्गत। फिर फेज 0 स्टडी या माइक्रो जो आपका डोजिंग है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या इसके हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टडी ऑफ न्यू ड्रग इन माइक्रो डोजेस टू डेरिव फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन माइक्रो डोज लेस देन 1/100 ऑफ द डोजेस ऑफ ए टेस्ट सब्सटेंस। ऑब्जेक्टिव बताया गया इसका
टू ऑब्टेन प्रीलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर फेज 1 में बताया गया है, तो फेज 1 में बताया गया फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग इन ह्यूमन सब्जेक्ट। इसके अलावा डिजाइन टू असेस सेफ्टी टू टू लेबोरेटरी पीके एंड पीडी ऑफ ड्रग। 20 to 25 हेल्थ वॉलंटियर्स। ड्यूरेशन इसका रहता है फेज 1 का 6 to 12 मंथ। ठीक है, एम क्या रहता है, तो टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टोलरेटेड डोजेस ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज 1 का बताया गया, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में बताया गया द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंड्स एसेंशियली ऑन द टाइप ऑफ डाटा दैट वी हैव। क्वालिटेटिव डाटा, जिसके अंतर्गत आपका मीन एंड एचडी आता है। इसके अंतर्गत आपका टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट और इनोवा आपका आ जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो डाटा है उसके अंतर्गत बताया गया है, सॉरी क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत ही आता है। क्वालिटेटिव जो डाटा है, ठीक है, उसके अंतर्गत काई एंड जेड टेस्ट आता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत आपका टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, ये सारे आएंगे। और क्वालिटेटिव डाटा के अंतर्गत आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ये आते हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, तो बोला गया है द पैरामेट्रिक टेस्ट इज ए हाइपोथेसिस टेस्ट विच प्रोवाइड जनरलाइजेशन फॉर मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट द मीन ऑफ द parent population. A t-test based on a student t-static, which is often used in this regard. The t-static rests on the underlying assumption that there is the normal distribution of variable and the mean is known as assumption to be known. The population variable is a calculated for the sample. It is assumed that the variable of a interest in the population are measured on an interval scale. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑन डेफिनेशन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो डेफिनेशन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बताया गया द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज डिफाइंड as the hypothesis test which is not based on underlying assumption, that is it does not require population distribution to be denoted by a specific parameter. The test is mainly based on difference in median, hence it is alternately known as the distribution free test. The test assumption that the variable are measured on a nominal or ordinal level. It is used when the independent variable are non-metric. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर की डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है उसके बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक and non-parametric test are discussed in following point. पहला आपका बताया गया है a statistical test in which specific assumptions are made about the population parameters is known as the parametric test. A statistical test used in the case of non-parametric independent variable is called non-parametric test. In the parametric test, the test statistics is based on distribution. On the other hand, the test statistic is a arbitrary in the case of non-parametric test. In the parametric test, it is assumed that the measurement of variable of
इंटरेस्ट इज डन ऑन इंटरवल और रेशियो लेवल। फिर इसके बाद में बताया गया है अपोज्ड टू द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वेयर इन द वेरिएबल ऑफ ए इंटरेस्ट आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बताया गया है इन जनरल द मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी इन द पैरामेट्रिक टेस्ट इज मीन विल इन the case of a non-parametric test is median. In the parametric test, there is a completely information about the population. Conversely, in the non-parametric test, there is no information. एक मिनट. There is no information. No information about the population. Conversely, in the non-parametric test, there is no information about the population. अब इसके बाद में अपन जो बेसिक कंपैरिजन है, ठीक है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है उसका अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक में बताया गया है स्टैटिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बताया गया है मीनिंग में ए स्टैटिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक अजम्पशन आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज पैरामेट्रिक टेस्ट। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत बताया गया है स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड इन द केस ऑफ नॉन मेट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर इसके बाद में बेसिस ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं, आर्बिट्री आपका आ जाता है, ठीक है, किसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में के अंतर्गत क्या है बताया गया है इसका, तो आर्बिट्री बताया गया है। फिर मेजरमेंट लेवल, तो मेजरमेंट लेवल जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इंटरवल और रेशियो है, ठीक है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक का नॉमिनल और ऑर्डिनल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बेसिस जो कंपेयर है वो अपन देख रहे थे। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो पैरामेट्रिक में मीन में और नॉन पैरामेट्रिक में मीडिया में अपन करते हैं। फिर इसके बाद में आपका इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आपका पैरामेट्रिक में कम्प्लीटली आपका नोन रहता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में अनअवेलेबल बताए गए हैं। फिर एप्लीकेबिलिटी, तो पैरामेट्रिक में वेरिएबल रहता है और नॉन पैरामेट्रिक में वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर कोरिलेशन टेस्ट कौन से हैं पैरामेट्रिक में, तो आपका पियर्सन टेस्ट है, पियर्सन है, और नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो आपका है, हाइपोथेसिस जो टेस्ट है, जो आपका हियरार्ची है उसके अनुसार वो अपन देख लेते हैं हाइपोथेसिस तो कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट, तो ये दो प्रकार के होते हैं आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत कौन सा आता है, तो 1 सैंपल 2 सैंपल वाला आता है। तो 1 सैंपल के अंतर्गत टी टेस्ट, ठीक है, जेड टेस्ट ये आ जाएगा। 2 सैंपल के अंतर्गत आपका इंडिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। इसके अलावा आपका पेयर्ड सैंपल आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट सैंपल के अंतर्गत 2 ग्रुप टी टेस्ट आ जाएगा और जेड टेस्ट आ जाएगा, जबकि पेयर्ड सैंपल के अंतर्गत पेयर्ड टी टेस्ट आ जाएगा। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगेन 2 होते हैं, 1 सैंपल 2 सैंपल। 1 सैंपल में क्वाई स्क्वायर टेस्ट हो गया, तो इसके अलावा कोलोमोग्रो वीस्मिनोरो हो गया, रन्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा बिनोमिना हो गया। तो ये आपका क्या है, 1 सैंपल के अंतर्गत आता है। 2 सैंपल के अंतर्गत इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर सैंपल आता है। तो इंडिपेंडेंट सैंपल के अंतर्गत आपका काई स्क्वायर हो गया, मेन वाइटनिंग हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जबकि पेयर्ड सैंपल के अंतर्गत सिंगल, इसके अलावा आपका तो विल्कोक्सोन हो गया, एमसी
नेमार हो गया, ठीक है, काई स्क्वायर हो गया, तो ये आपका क्या है, पेयर्ड सैंपल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे जो टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एलिब्रेट करके एक एक चीज़ को नहीं बताया, रीज़न भी ये है कि टाइम अपने पास नहीं है। बाकी इतना सिंपल वर्डिंग में ये नोट्स है, ठीक है, कि आप पढ़ते जा रहे हो, क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है चीज़ें। तो वही है, सिंपल वर्डिंग में ही क्वेश्चन आएगा, इससे कोई एकदम डीपली नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।